स्टूडेंट्स, आज हम सीपीसी का मेन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट, सूट इन जनरल। इसमें सेक्शन आज हम 9 से सेक्शन 12 तक डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। कोई भी जब तक कि वर्जित न हो, न्यायालय सभी वादों का विचारण करेंगे। इसमें कहा द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड बार्ड। अगर कोई सूट फाइल किया जाता है किसी भी कोर्ट में, उसकी ज्यूरिडिक्शन में जो सिविल न्यायालय, जो सिविल सूट हो, अगर वो सूट फाइल किया जाता है तो उस सूट को कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती, उस सूट को कोर्ट डिसाइड करेगी। अब इसमें कहा गया कि अगर कोई सिविल न्यायालय के समक्ष में सिविल सूट कोई फाइल करता है तो जब तक उसके विशिष्ट प्रावधान, जब तक कि कानूनन उसे विशिष्ट प्रावधानों से प्रतिबंधित न किया गया हो, तब तक उसको कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती। अब कैसे? मान लेते हैं कि एक सूट फाइल किया गया, एक रेल दावा फाइल किया जाता है किसी सिविल सूट में, तो रेल अधिनियम में खुद लिखा हुआ है कि उसको रेल का जो ट्रिब्यूनल है वो सक्षम है उसको सॉल्व करने के लिए, और वहां पर सीपीसी के प्रावधान फॉलो नहीं होंगे। तो अब ये क्या हो गया कि उसको प्रतिबंधित कर दिया कि सिविल न्यायालय में चलने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना दावा बना लिया, तो ये हो गया कानूनन प्रतिबंधित उसको कर दिया। अब एक राजस्व न्यायालय की बात कर देते हैं कि कोई कृषि की जमीन है और उसको कोई काश्तकार सिविल न्यायालय में फाइल कर देता है, तो अब जो वहां का लोकल एक्ट बना हुआ है उस कृषि जमीन को सॉल्व करने के लिए राजस्व न्यायालय बनाया गया, तहसील बनाई गई, डीएम कोर्ट बनाई गई, कमिश्नरी बनाई गई, राजस्व परिषद बनाया गया, तो रेवेन्यू का अलग से उन्होंने चैनल बना दिया। तो वहां पर जहां वो चैनल वर्क नहीं कर रहा वहां तो सीपीसी वर्क कर सकती, लेकिन जहां पर वो है तो वहां पर क्या है, बार्ड किया इसको, सीपीसी को, वहां पर हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता को बार्ड किया, तो वो क्या होगा, कानूनन उसको प्रतिबंधित किया। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि जब तक कोई उसको बार्ड न कर दे तब तक उस कोर्ट को उस दावे को सुनना होगा। अब इसमें से एक बात और कह दिया गया कि दावा फाइल हो गया। अब दावा फाइल तो हो गया, फाइल होते ही उसको कोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगी। क्यों? कि फाइल हुआ तो उसको क्या पता है कि इस कोर्ट में क्या है, जब तक कि किसी की बात वो सुन नहीं लेगी। तो एक व्यक्ति ने दावा फाइल किया और दूसरे व्यक्ति ने उस पर जवाब दावा लगाया, डब्ल्यू से लगाया, रिटन स्टेटमेंट अपना लगाया, और लगाने के बाद जब इशू फॉर्म हुआ, इश्यूज में वो बात उठी कि क्या ये दावा मेंटेनेबल है, क्या ये दावा यहाँ चलने योग्य है, तो वो सारे पॉइंट पक्षकारों के द्वारा उठाए जाते हैं कि ये दावा इस रूल से बार्ड है, ये दावा इस अधिनियम से बार्ड है, और तब उस सूट को वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। और जब तक ये बार्ड नहीं होगा तब तक कोर्ट उस सिविल सूट को सुनेगी। ये सेक्शन 9 कहता है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पर कि जब तक कि किसी अधिनियम के द्वारा वो प्रतिबंधित नहीं है, उस अधिनियम के द्वारा बार्ड नहीं है, तब तक कोर्ट उसको सुनेगी। अब सेक्शन 10 में कहा स्टे ऑफ सूट को रोक दिया जाना, दावे को रोक दिया जाना। वो कैसे? नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। कोई भी कोर्ट उस दावे का ट्रायल नहीं करेगी जिसका इन विच द मैटर इज इश्यू इन
is also directly institute suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating unless the same title where such suit is pending in the same or any other court. सेक्शन 10 में कहा कि एक कोर्ट में पहले केस फाइल कर दिया गया और ज्यूरिडिक्शन या उसी कोर्ट में या दूसरे किसी कोर्ट में एक दूसरा सूट फाइल कर दिया। अब इसमें से बात कहा गया है कि पार्टियां सेम है, सेम पार्टी है। सपोज करते हैं कि प्लेंटिफ की तरफ से 10 है और अपोजिट पार्टी की तरफ से फाइल है और 10 इधर फाइल कर दिया और उसमें से कुल 15 है, तो 5 दूसरा अपना केस फाइल कर देते हैं या अपोजिट पार्टी सेम टाइटल का केस फाइल कर देती है। तो इन्होंने कहा सेम पार्टी क्लेम सेम टाइटल एक ही बात के लिए, मान लो डिक्लेरेशन किए जाते हैं तो डिक्लेरेशन के लिए ही, परमानेंट इंजेक्शन के लिए नहीं। मतलब जिस काम के लिए वो पार्टी जा रही है सेम वही टाइटल के लिए अदर पार्टियां अदर कोर्ट में जा रही हैं या सेम और एनी अदर कोर्ट या उसी कोर्ट में या अन्य किसी कोर्ट में। कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड द केस, केस को प्रोसीड नहीं करेगा। क्यों? प्रीवियस केस फाइल किया गया, उस प्रीवियस केस में जवाब आया और जवाब आकर के इश्यूज बन गए। अब जो लास्ट केस सूट फाइल किया गया, नेक्स्ट केस फाइल किया गया, सेम इश्यूज उसमें भी बनने हैं। तो सेम इश्यूज बनने के लिए अलग अलग कोर्टें दावे को डिसाइड नहीं करती हैं। अब एक केस ए फाइल कर दिया गया 2 महीने पहले, 2 महीने बाद ये केस फाइल कर दिया गया, तो इस केस को जो लास्ट केस फाइल किया गया उसको प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा जब तक कि पहले केस का इश्यूज बन करके डिसाइड नहीं हो जाता। और वो अगर इसका सेम इश्यूज बनता है तो इस केस को स्टॉप कर दिया जाएगा। मतलब वो पार्टियां उसी सूट में ऐड हो सकती हैं जो सूट पहले से चल रहा है। तो इसमें कहा कि एक सूट स्टे कर दिया जाएगा अगर उस सूट में से कोई ऐसा है जो सेम टाइटल का और दूसरा सूट वो फाइल करने जा रहा है, और वो तब तक रोके रहा जाएगा जब तक कि पहले का वो नहीं हो जाता। अब मान लेते हैं कि एक सूट फाइल कर दिया गया, यहाँ पर ये फाइल कर दिया गया डिक्लेरेशन के लिए, और दूसरा सूट उसी मैटर में उन्हीं पार्टियों के बीच में परमानेंट इंजेक्शन के लिए फाइल कर दिया जाता है। तो फिर ये टाइटल चेंज हो गया। क्या हो गया? टाइटल चेंज हो गया। तब इन सूट को स्टे नहीं किया जाएगा। अगर वो हो सकता है कि इसी सूट में से वो ऐड कर दे, लेकिन टाइटल चेंज, जब टाइटल सेम होगा और इश्यूज सेम होंगे तभी ये काम सेक्शन 10 के तहत हम लोग करेंगे। अब सेक्शन 11 कहता है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा क्या होता है? रेस जुडिकेटा में अब जो सेक्शन 10 में कहा इसमें से और इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा, इसमें प्रेजेंट में दोनों केस चल रहे थे। किसमें? सेक्शन 10 में। और सेक्शन 11 में पहले एक केस डिसाइड हो चुका है। इसमें दोनों सेम टाइटल के केस रनिंग कंडीशन में थे और इसमें से एक केस पहले डिसाइड हो चुका है। तो वही बात इसमें आती, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट आर इश्यू। अब उसको कोर्ट उसके इश्यूज को और सूट को दोनों को नहीं ट्राई करेगी, नहीं उसको चलाएगी। कब? जब एक फार्मर सूट मतलब पहले सूट हो चुका और इसमें इश्यूज बन चुके हैं, ये फाइनली डिसाइड हो चुका है, इसमें इश्यूज डिसाइड किए जा चुके हैं। अब सेम पार्टी या उसके उत्तराधिकारी एक सेम टाइटल का दूसरा सूट फाइल कर देते हैं। किसमें? सेम पार्टी और हिज सक्सेसर। ये दूसरा सूट क्या कौन फाइल कर रहा है? सेम पार्टी, वही पार्टी फाइल कर रही है, उसका सक्सेसर पा रहा है। सेम टाइटल आर प्लान्ड, जो ये फाइल किया गया उसका टाइटल भी सेम, वही इसमें से प्रेयर की गई जो इसमें से प्रेयर, मतलब वही चीज मांगी गई जो इसमें मांगी गई थी। सेम इश्यूज रेज्ड, और इस दावे में क्या होगा? जो इसमें इश्यूज बने थे वही इश्यूज इसमें भी बनेंगे।
हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सूट, और इस सूट को क्या हुआ, ये सुना जा चुका हो और अंतिम रूप से इसको डिसाइड कोर्ट ने कर दिया हो। यहां पर डिसाइड नहीं था, यहां पर क्या कर दिया गया, इसको डिसाइड कर दिया गया। तो जब ये कोर्ट डिसाइड कर दिया, इश्यूज ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, तब इसमें से ये सूट बार्ड होगा सेक्शन 11 के तहत, और इस सूट को कोर्ट ट्राई नहीं करेगी, ना तो इसके इश्यूज को ना इसको आगे फॉलो करेगी, ये स्टॉप कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 11 में कहा गया। अब सेक्शन 11 में हम एक बात और कहते हैं कि ये अगर कोई कंसोलिडेशन या चकबंदी से संबंधित है तो वहां पर ये नहीं लगता, वहां पर सेक्शन 11 नहीं वर्क करेगा। या कोई ऐसा आय से संबंधित, इनकम से संबंधित कोई बात है, संपत्ति है, वहां पर ये वर्क नहीं करता। तो ऐसी चीजें जिनमें टाइम टू टाइम उसका अमाउंट या उसकी पोजीशन बदल रही है, वहां पर सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा वर्क नहीं करता है। अब इसमें एक बात और कहेगी, जब न्यायालय ने अपना ऑर्डर पास कर दिया और उसके बाद सपोज करते जब ये सूट चल रहा था, इस सूट में क्या हुआ कि इस सूट को डिसाइड कर दिया गया। डिसाइड करने के बाद में उस विषय का कानून बदल गया। मतलब जब ये केस फाइल किया गया, इस केस और इस केस के बीच में कानून में परिवर्तन हो गया, जिस चीज के लिए डिसाइड किया गया था, और पार्टियां वही हैं। तो अब ये सूट क्या होगा, सेक्शन 11 से बाधित नहीं होगा। इस सूट में अगर वो कानून में बदलाव हो गया तो फिर रेस जुडिकेटा वहां पर लागू नहीं होगा। तो अब इसमें से तीन बातें कह दी गई। ये पहली बात क्या कहा गया, पहली बात कह दी गई कि जो कंसोलिडेशन चकबंदी से संबंधित है उनमें वर्क नहीं करेगा, जो इनकम से संबंधित है उनमें ये वर्क नहीं करेगा। तीसरी चीज, अगर पहला केस डिसाइड हो गया और फिर कानून में बदलाव हो गया जिस बात के लिए, जिस चीज के लिए डिसाइड किया गया था, तब फिर ये बार्ड नहीं होगा। बाकी जगह पर रेस जुडिकेटा वर्क करेगा। अब बात आती सेक्शन 12 की, बार टू फर्दर सूट। बार टू फर्दर सूट, फर्दर सूट के लिए कहा गया, व्हेन ए प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर केस ऑफ एक्शन, ही शैल not be entitled to institute a suit in respect of such case of action in any court of which this code applies। सेक्शन 12 कहा बार टू फर्दर कोर्ट, मतलब केस की संख्या नहीं बढ़ानी है, केस की संख्या नहीं बढ़ानी है। मान लेते हैं कि 3 भाई हैं और 3 भाई एक दूसरे पर सेम प्रॉपर्टी के लिए केस कर रहे हैं। एक भाई ने सिविल सूट फाइल कर दिया और सेम बात के लिए दूसरे भाई ने अलग से सूट फाइल कर दिया, जबकि वो उसमें अपोजिट पार्टी है या नहीं है, तो उसमें पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, नया केस नहीं फाइल कर सकता है। तो इनमें से यही कहा कि सूट की संख्या नहीं बढ़ानी है। अगर पार्टियां हैं, मैटर वही है, इश्यूज वही बनना है और डिसाइड वही होना है, तो वो बार्ड कर दिया जाएगा। सेम टाइटल सेम इश्यूज के लिए केस की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी और वो बार होंगे फर्दर केस के लिए। अब अपोजिट प्लेंटिफ ने एक केस फाइल किया, उसमें 3 अपोजिट है, अपोजिट ने वही टाइटल लेकर के अपनी तरफ से एक केस फाइल कर दिया, तो अब क्या हुआ, इसमें बार हो गया सेक्शन 12 के तहत। जब सेम टाइटल सेम पार्टी एक केस सिविल न्यायालय में पड़ा हुआ है, तो सेम पार्टी सेम टाइटल के लिए दूसरा केस उसी कोर्ट में या अदर किसी कोर्ट में नहीं फाइल किया जाएगा। अगर फाइल किया जाता है तो जब इश्यूज बनेगा तो इश्यूज में उस बात को उठाया जाएगा और ये सेक्शन 12 से बार्ड होगा और उस केस को स्टॉप करके इस केस के साथ में कोलेक्ट कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बात सेक्शन 12 कहता है कि सूट की संख्या नहीं बढ़ानी।
तो अभी सेक्शन ये 9th सेक्शन, इसमें कहा गया कि कोर्ट हर एक सिविल नेचर का सूट जो है सिविल कोर्ट को सुनने का अधिकार है, बशर्ते उसे किसी कानून के तहत रोका ना गया हो। अगर किसी एक्ट के तहत उसे रोका गया तभी वो नहीं सुनेगी, अदरवाइज वो सारे केस को सुनेगी। सेक्शन 9 कह दिया। सेक्शन 10 में कहा स्टे टू सूट, अगर सेम इश्यूज का कोई सूट पहले चल रहा है और वही इश्यूज का सूट नया फाइल किया जाता है तो नया सूट क्या होगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले वो सूट फाइल है और उस सूट में सेम पार्टी है और सेम टाइटल है और उसी सिविल कोर्ट में या अदर किसी सिविल कोर्ट में फाइल किया गया है। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा कहता है। सेक्शन 10 से सेक्शन 11 में एक ही बात का डिफरेंस है, इसमें दोनों सूट रनिंग में है। इनमें पहला सूट डिसाइड हो चुका है और दूसरा सूट फाइल किया गया इस पर सेम पार्टी या सक्सेसर द्वारा या उनमें से सेम टाइटल है और सेम प्लेंट और उसमें से सेम इश्यूज राइज्ड होना है, तो ये बार्ड होगा सेक्शन 11 के तहत। इस पर कोई भी कोर्ट इस सूट को या इसके इश्यूज को ट्राई नहीं करेगी। सेक्शन 12 में कहा बार टू फर्दर सूट, केस की संख्या नहीं बढ़ानी है। अगर कोई सेम टाइटल का सेम पार्टी का सिविल कोर्ट में कोई सिविल नेचर का केस फाइल है तो सेम पार्टी और सेम नेचर का दूसरे सिविल कोर्ट में या उसी कोर्ट में केस नहीं फाइल किया जा सकता, सेक्शन 12 के तहत बार है। तो अभी सेक्शन 9 टू सेक्शन 12 क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद सेक्शन 13 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।